नमस्कार, स्वागत है आपका गैलेक्सी टीचर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके अगस्त में होने वाले सीटेट की परीक्षा को लेके। और आपके साथ हम जिस बात पे परिचर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो आपके विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्र हैं। और मैंने आपको 4 जनवरी 2022 के आए हुए हिंदी सामान्य अध्ययन के व्याकरण वाले पार्ट के जो 15 प्रश्न होते हैं उनको डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे उसके शिक्षण शास्त्र वाले विषय पर, जिससे 15 प्रश्न आते हैं। तो 4 जनवरी 2022 में आए हुए प्रश्न पत्र को सीधे हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न शिक्षण शास्त्र में आए थे, क्योंकि जो उसका पहला पार्ट था व्याकरण का वो बहुत ही आसान था। हम देखते हैं क्या शिक्षण शास्त्र का पार्ट भी उतना ही आसान था या कुछ चीज़ें अलग थीं। देखिए, आपके सामने जो पहला प्रश्न है शिक्षण शास्त्र से संबंधित, वो प्रश्न आपके समक्ष जहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है। लेखन कौशल का उच्चतम स्तर। अब यहाँ पे सही वर्तनी पहला ऑप्शन, संयुक्ताक्षर लिखना और वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग करना। अब बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, लेखन कौशल का उच्चतम स्तर, तो सही विकल्पों में से आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से सबसे हाई पिच की बात की जा रही है, क्या लिखना। तो सही वर्तनी तो शुरुआत की, प्रारंभिक की है, ये नहीं होगा। उसके बाद बच्चे शब्दों को सीखते हैं, संयुक्ताक्षर सीखते हैं, तो ये भी नहीं होगा। कठिन शब्दों का प्रयोग उच्चतम स्तर पे क्या होगा, लेख लिखने की बात की जा रही है। कैसे? जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और जब उसे लिखना आ जाता है, जो हमारे कौशल हैं 4, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना और बोलना। तो जब बोलना है, फिर सुनना है, फिर लिखना है और सुनना है, तो इन कौशलों में से लेखन के कौशल के उच्चतम स्तर की बात की गई है। तो यहाँ पे आप जानते हैं, जब बच्चा अपनी भाषा में गढ़ते हुए अनौपचारिक रूप से पत्र, तुकबंदियाँ, पहेलियाँ, संस्मरण आदि चीज़ें लिखने लगता है, उसके बाद खेल, गीत, चुटकुले आदि उसमें होने लगते हैं, आपके समक्ष आने लगते हैं। तो उसको अनुभव करने आने लगता है, अनुभव को लिखना आने लगता है, उसकी अभिव्यक्ति आ जाती है, लिखित कार्य पर कार्य में शिक्षक प्रतिक्रिया देने लगते हैं। तो उच्चतम स्तर क्या होगा उसका, लेख लिखना। जब वो उन चीज़ों को संयोजित करके लिख सके, वह लेख लिखने का स्तर है। तो आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर जाएगा आपका लेख लिखना। 17वें प्रश्न में आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे। सीधा प्रश्न कि आप अध्यापक हैं और आप पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे। चारों विकल्प देखते हैं, मूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक। दूसरा अमूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक। सी है मूर्त, विवरणात्मक और अवधारणात्मक। और डी है अमूर्त, अवधारणात्मक और अवधारणात्मक। अब इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। आप जानते हैं अमूर्त चीजें हमें दिखती नहीं है। कॉन्सेप्ट जो अमूर्त का होता है वो आपको व्यवहृत तो कर सकते हैं वो, लेकिन दिखने वाली चीज नहीं है। तो चूंकि आप शिक्षक हैं और बात की गई है पाठ्य सामग्री की, बात किसकी कर रहे हैं, पाठ्य सामग्री की, तो आप अध्यापक होने के नाते कौन सी पाठ्य सामग्री लेना चाहेंगे। तो आप जानते हैं अमूर्त, मूर्त, अवधारणाओं की बात नहीं होगी। ऐसी सामग्री जो मूर्त रूप में, विवरण के रूप में मिले और जिसका विश्लेषण भी हो सके। तो ये दोनों शब्द आपके सही उत्तर हो जाएंगे। हमारा सही उत्तर क्या होगा कि शिक्षक होने के नाते पाठ्य सामग्री के रूप में, एक अध्यापक के रूप में हम मूर्त और विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक सामग्री उपयोग करना चाहेंगे, उसको अपनाना चाहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार यहाँ पे जो बात की गई है कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया है। पियाजे के अनुसार भाषा की जो प्रक्रिया है अर्जन की, वो क्या है, साहजन्यचर्य या सुमेलन, युक्तिजन्य या फिर सामाजिक है। अब जॉन पियाजे ने जो आपको धारणा दी है वो क्या कहते हैं कि बच्चे अंतः क्रिया से सीखते हैं, परिवेश के अंतः क्रिया से सीखते हैं। जब परिवेश में अंतः क्रिया होगी तो वो साहचर्यजन्य होगी, सुमेलन होगी या फिर
स्वाभाविक प्रक्रिया जब कहा है उन्होंने, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है जो क्या करते हैं बच्चे, अपनी स्वाभाविक क्षमता को अंतःक्रिया से जोड़ के व्यक्त करता है। तो वो युक्तिजन्य प्रक्रिया है। वो कहते हैं कि वह क्या है, युक्तिजन्य प्रक्रिया है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है, तो सीधे कहते हैं कि बालक अपनी भूमिका को निभाने के लिए क्या करते हैं, नियमों को आत्मसात करते हैं। और वो जो प्रक्रिया है जो अर्जन की बालक के सीखने में, वह नियमों से पूर्णतः अनभिज्ञ होता है, लेकिन जब उसको बताया जाता है तो युक्तिजन्य होता है। वो उन नियमों को, अवधारणाओं को आत्मसात करता है जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसको वो अंतःक्रिया से सीख रहा है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कि पियाजे ने जिस भाषा अर्जन की बात की है वो उक्तजन्य प्रक्रिया है। प्रक्रिया की बात पूछी है तो वो प्रक्रिया क्या है, युक्तिजन्य है। अगला प्रश्न, कि एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। कह रहे हैं कि आप कैसे बच्चे की हेल्प करेंगे, उसमें क्या करेंगे। तो पहले देखिए उसमें विकल्प में क्या दिया हुआ है कि उसके कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, उसको गृह कार्य में संबंधित लचीलापन देकर और उसकी मातृभाषा में शिक्षण देकर। आप जानते हैं आपके यहाँ बहुभाषिकता का कॉन्सेप्ट दिया गया है, क्योंकि आपके देश में क्या है, बहुभाषिकता है, बहुभाषा भाषी लोग हैं और इतने भाषा भाषी लोग हैं कि 22 संविधान में भाषाएं आपकी दर्ज हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये बहुभाषी देश है तो यहाँ पे इस अध्ययन से यह बात स्पष्ट हुई कि हम इसके द्वारा बच्चों को, जो बाधा की बात है वो नहीं होती है, बच्चे अपने व्यक्तित्व में क्या करते हैं, सहायता प्राप्त करते हैं इस संसाधन के द्वारा। उनकी वैचारिक क्षमता आगे बढ़ती है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है और बच्चे अपने कक्षा में हर बच्चे को उचित रूप से सम्मान दे सकते हैं और बच्चों में एक अस्मिता का निर्माण होता है भाषिक स्तर पे लेके। और उसके साथ ही साथ बच्चों में संज्ञानात्मक जो उनका है रूप, वह सामाजिक सहिष्णुता को बनाता है, उसका विस्तृत चिंतन का जो रूप है वो बनता है। तो आप जानते हैं कि समय ध्यान नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, बल्कि उसकी बहुभाषिकता को हम क्या करेंगे, संसाधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जिससे बच्चे में सीखने की क्षमता क्या हो, बढ़ती रहे। तो उसको हम क्या करेंगे, बहुभाषिकता को, जो नियम किसका है, बहुभाषिकता का, उसको हम लेंगे। चलिए फिर 20वां प्रश्न है, ट्रांसलैंग्वेजिंग, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। अभी आपने पीछे पढ़ा ना, बहुभाषिकता के अंतर्गत ही आता है ट्रांसलैंग्वेजिंग, जहाँ पे बच्चा मातृभाषा लेके आता है, फिर एक नई भाषा में, फिर एक नई भाषा में। तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि इन कथनों पर विचार करना है। पहला है कथन कि ट्रांसलैंग्वेजिंग बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप है। बिल्कुल, ये बहुभाषावाद को ही दिखाता है, ये भी सही है। फिर कह रहे हैं बी कि ट्रांसलैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी में व्यवहार करना है। बिल्कुल, जब ये क्या हो रहा है, एक भाषा से दूसरी भाषा की तरफ ले जाना है, तो ये भी बात सही है। अब जहां लिखा होगा कि अ और ब दोनों सही है, हमारा वही विकल्प सही होगा। ये गलत है, अ सही और ब गलत नहीं, अ गलत और ब सही नहीं। सी में लिखा है कि अ और ब दोनों सही हैं। लचीला स्वरूप है बहुभाषिकता, जाहिर सी बात है बच्चा एक भाषा से दूसरी भाषा में पहुंच रहा है और संप्रेषण के संवर्धन में इसकी आवश्यकता क्या है, बहुत ही महनीय है, जिससे बच्चों में क्षमता संवर्धित होती है सीखने की। तो दोनों विकल्प सही हैं। 21वां प्रश्न देखिए, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वो क्या है। भाषा अधिगम के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जब हम बच्चों को सिखाने के लिए कुछ करते हैं तो वहाँ पे उनके प्रक्रिया को जानने के लिए कि हम कैसे बच्चे को सिखा सकते हैं, तो उपागम में चूंकि पूछा गया है कि समग्र भाषा उपागम में, समग्र भाषा उपागम, भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण वो कौन सा है, क्या प्रयोग किया जाता है, इन सब में वो कौन सा उपकरण है।
तो क्या वो क्रिया है? बिल्कुल नहीं। बाल कविताएं नहीं, खिलौना नहीं, बल्कि वो साहित्य होता है जो पूर्ण रूपेण एक उपकरण के रूप में बच्चों से, इससे क्या होगा, बच्चा, जब हम बच्चों को इस चीज़ों से जोड़ते हैं उपागम में, जब बच्चों में समझ पैदा होती है भाषाई विकास की, तो क्या करते हैं, साहित्य के द्वारा अपने अनुभवों को भी एक दूसरे से कर सकते हैं। अपने भाषा अधिगम के द्वारा वो लोगों में आपस में क्या करेंगे, एक बालक अपने दूसरे बालक की बात को श्यामपट्ट पे भी उसको अनुभव लिख सकता है, एक वाक्य का अर्थ दूसरे में उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर बालकों में सीखने की जो प्रक्रिया है साहित्य के द्वारा क्या होती है, अपने आप उसके व्यवहार में आने लगती है। तो यहाँ पे 21वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर है टीआरपी की बात की गई है, ओके, कुल भौतिक संसाधन की बात की गई है। अब आप जानते हैं कि कुल भौतिक संसाधन, सबसे पहले जानना है कि ये किसने दिया था, इसका ये सिद्धांत दिया किसने, ये कुल भौतिक संसाधन, ये जेम्स आशेर, कौन थे? जेम्स आशेर ने दिया। जेम्स आशेर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ये मानते थे कि बच्चों में कौशल के विकास को जो हम जांचते हैं तो उसको उपयोग करने का सबसे तरीका अलग क्या होता है, अच्छा, कि हम उसमें कमांड की प्रतिक्रिया देखें, जब कोई कमांड दी गई हो, और जब बच्चों को शिक्षक देते हैं आज्ञा, बैठ जाओ, लिखो, पढ़ो, इधर जाओ, उधर जाओ, या जब उनको हम कोई भी कमांड देते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया में बच्चा क्या कर रहा है, इसको हम शरीर की क्रियाओं के द्वारा करके सीखने की बात करते हैं। और इस आशेर ने यहाँ पे जो किया कि प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक थे, और लोग कहते हैं कि इन्होंने अपने बच्चों के प्रारंभिक वर्षों में अपने बच्चों पे ही अध्ययन किया था, अपने बच्चों पे, और उसके बाद उन्होंने क्रियात्मक रूप से बच्चों के उस अध्ययन को देखा। तो यहाँ पूछा गया है कि इस केंद्रीय जो कुल भौतिक आपकी प्रतिक्रिया है, टीआरपी है, उसमें किसका भूमिका केंद्रीय होता है? आप जानते हैं किसी भी शिक्षण में, शिक्षण के अधिगम में 3 चीजें जुड़ी होती हैं, विद्यार्थी, शिक्षक और जो पाठ्यक्रम होता है वो। तो अब यहाँ पे क्या देखना है आपको कि केंद्रीय भूमिका किसकी है, शिक्षक की, अभिभावक की, परिवार की, या विद्यार्थी की? आप जानते हैं इसमें केंद्रीय भूमिका शिक्षक की होती है, जो अपने पाठ्य वस्तु को, जो पाठ्यक्रम है उसको बच्चों तक सहजता से पहुंचा सके। तो केंद्रीय रूप से कौन काम करता है? शिक्षक काम करता है, जो केंद्रीय उपागम उसका बनता है शिक्षा के अधिगम के लिए, क्योंकि वो समन्वय किसका है, शारीरिक, और जो भाषा है उसकी शारीरिक और उसके साथ ही के गति के ऊपर समन्वय पे डिपेंड करता है। इसीलिए ये मानते हैं कि जो बच्चा है उसमें कमांड की प्रतिक्रिया देखी जाती है। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका शिक्षक उसके मूल में है। अगला दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? आप जानते हैं जब संस्तुति दी गई थी 2005 में, किसको लेके? भाषा शिक्षण के संदर्भ में, तो कुछ मूल बातें की गई थी। उसमें कहा था कि सार्थक शब्दों के द्वारा सार्थक शिक्षण की शुरुआत होगी, पहली संस्तुति थी। दूसरी क्या थी कि बहुभाषिकता को हम संसाधन के रूप में प्रयोग करेंगे। तीसरी बात थी कि भाषा शिक्षा के लिए समग्रतावादी दृष्टिकोण को लाएंगे। और तीसरी बात थी जो थी संदर्भ में व्याकरण को सीखेंगे। और उसके आगे कक्षा 3 है, वहाँ कक्षा 3 तक भाषा के आधारभूत कौशलों का विकास कर दिया जाएगा। आधारभूत कौशल कौन से होते हैं? आप जानते हैं श्रवण, वाचन और पठन और लेखन, ये हमारे कौशल आते हैं। करें कि ये क्या होता है? श्रवण हम सुनकर सीखते हैं, श्रवण की मतलब, फिर वाचन बोल के सीखते हैं, लेखन लिख के सीखते हैं, और साथ ही साथ जब हम पठन करते हैं तो पढ़ के सीखते हैं। तो इन कौशलों के जो बढ़ने हैं, इसमें से पूछा गया कि पठन कौशल से क्या तात्पर्य है। तो अब चूंकि पढ़ के सीखना, अब देखा आपने जो पढ़ के सीखना है उसकी बात की गई है कि इसमें किसकी बात की गई थी। तो यहाँ पे ये वाचन में आ जाएगा, ये भी पढ़ने पे आ गया,
कठिन वाक्यों को पढ़ने पे, समझ के साथ पढ़ना, ये क्या है, पठन कौशल क्या हो जाएगा, जब बच्चा समझ के पढ़ रहा होगा तो वो हमारे 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पठन कौशल में समझ के साथ पढ़ना। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में सारे कौशलों को बढ़ाने की बात की गई थी और कक्षा 3 तक आधारभूत रूप से बढ़ जाए इसकी बात की गई थी। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्यपुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है, कह रहे हैं कि शैक्षिक पक्ष क्या है, इसमें देखते हैं क्या क्या है उसका ऑप्शन, विकल्प क्या क्या दिया हुआ है। पुस्तक की वर्तनी, पुस्तक में चित्रों का स्थान, सी विषय वस्तु का चयन, या वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु। शैक्षिक पक्ष पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जब भी पूछा जाए कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में शैक्षिक पक्ष क्या होगा, तो आप जानते हैं वर्तनी की बात नहीं, पुस्तक में चित्रों का स्थान नहीं, विषय वस्तु क्या चयनित की गई है सिखाने के लिए, वो शैक्षिक पक्ष होगा। तो हमारे 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला प्रश्न जल्दी से देखते हैं, 25वां। विद्यार्थियों को दी जा रही गतिविधियों पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए आप अपनाना चाहेंगे। अब देखिए इसमें उत्तर दिया है कि वह एक अभिनेता है, सप्ताहांत पर मैं जा रहा हूं, फिर शाम 5 बजे तक वापस आऊंगा, अपने मित्र से पूछें कि वह सप्ताहांत में कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों, अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछें जिनका ध्यान वे समूह चर्चा के स्थान पे कर रहे हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि कौन सी विधि आप अपनाएंगे बच्चों को सिखाने के लिए, संप्रेषण कौशल को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे संप्रेषण कौशल बच्चों में बढ़े इसकी बात की जा रही है कि इसमें से कौन सी विधि आप अपनाएंगे। अब जब आप जानते हैं कि संप्रेषण कौशल कैसे बढ़ेगा, उसके लिए क्या क्या जरूरी है, श्रवण जिसकी बात बार बार की जा रही है, वाचन, पठन और लेखन, यही तो कौशल हैं, इन कौशलों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कि जब हम बात करेंगे तो पहले बच्चों से ये पूछेंगे इसमें से सही उत्तर क्या है, पहले हमें ये जांचना है। तो देखेंगे आपके उत्तर में क्या क्या दिखा रहा है, 1 मिनट, कि सप्ताहांत पर मैं सुबह, अब फिर है इसमें, चूंकि ये कोई जो पहला है इसमें शब्द पूरा वाक्य नहीं है तो ये सही उत्तर नहीं होगा, संप्रेषण पूरा हो ही नहीं रहा है, बच्चा बात पूरी समझ नहीं पाएगा। सप्ताहांत पर मैं सुबह कहाँ जा रहा हूँ, कैसे, तो संप्रेषण पूरी तरह से नहीं हो रहा है। फिर हमने तीसरा देखा कि अपने मित्र से पूछें कि वह सप्ताहांत में कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों। जब हम बच्चों से इसकी बात करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, इससे जुड़ पाएगा सीधे सीधे। बाकी दोनों पे देखो कि ये बात पूरी ही नहीं हो रही है, पूरी बात न कही गई, न लिखी गई, न बोली गई, तो बच्चा उसको सुनेगा नहीं, तो ये संप्रेषण नहीं होगा। दूसरे बात में भी वही था कि पूरी बात नहीं कही गई थी, लेकिन तीसरे में बात पूरी कही गई और वो पूरी बात बच्चे को सुन के समझ में भी आया। चौथे में देखिए, अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछें जिनका ध्यान वे समूह चर्चा के रूप में रखती हैं या रखते हैं। अब देखिए दोनों बातें क्या थी, बच्चों के संप्रेषण में जो उनके श्रवण, वाचन, पठन और लेखन के लिए जरूरी हैं, तो ये दोनों में पूर्ण हो रहा है, बाकी 2 में पूर्ण नहीं हो रहा है। तो पहला ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पहला दूसरा है, बी दूसरा और तीसरा भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। सही ऑप्शन है डी, जहाँ पे तीसरा और चौथा सही तथ्य है जो संप्रेषण कौशल को बढ़ाएगा। तो हम विकल्प पे जाएंगे किसके, चौथे विकल्प में, जहाँ पे तीसरे और चौथे के शुद्ध की बात की गई है कि वो सही है। चलिए अगला पूछा गया है, इसमें 26वां प्रश्न है, स्टीफन क्रैशन ये कौन थे, ये भाषा वैज्ञानिक थे जो भाषा अधिग्रहण के विकास में सिद्धांतों में क्या मानते थे कि जो भाषा है वो क्या है, अचेतन प्रक्रिया है और अर्जन के द्वारा सीखी जाती है, और बच्चों में ये क्षमता क्या होती है, स्वाभाविक होती है, और द्वितीय भाषा अधिग्रहण की बातें करते हैं। द्वितीय भाषा अधिग्रहण सिद्धांत किसने दिया था, स्टीफन क्रैशन में। आप देख रहे हो 30, अगर हम 30 दिसंबर की बात करें वहाँ भी ये प्रश्न था, ये 29 दिसंबर के भी प्रश्न में था, और ये आपके 4 जनवरी के प्रश्न में भी है स्टीफन क्रैशन। तो ये इसका मतलब ये महत्वपूर्ण है और ये आ सकते हैं एग्जाम में। इन्होंने कहा था कि जो बच्चे, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसमें 4 बातें मुख्य थी,
अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना, दूसरी बात कहते हैं मॉनिटर परिकल्पना, और तीसरी बात कहते हैं इनपुट परिकल्पना, चौथी बात करते हैं प्रभावी निष्पंदन की परिकल्पना, और जो चौथी बात थी इनकी प्राकृतिक आदेश परिकल्पना। और इनका जो मानना था कि अर्जन एक अचेतन क्या है, प्रक्रिया है जो किससे, अर्जन के द्वारा सीखी जाती है। तो यहाँ पे सीखना नहीं, सुनना नहीं, संप्रेषण नहीं, बल्कि अर्जन की बात कर रहे हैं कि ये कौन सी अचेतन प्रक्रिया है और अर्जित करते हैं, इसको अर्जन के द्वारा सीखते हैं। और इसीलिए इन्होंने द्वितीय, जो आपके द्वितीय भाषा सिद्धांत के रूप में इसका इन्होंने वर्णन किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। 27वां प्रश्न, 27वां प्रश्न है आपका, वाइगोत्स्की की बात हो रही है और पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार, इनका पूरा नाम लेव वाइगोत्स्की था, और पूछा गया प्रश्न कि इनके अनुसार जो बच्चे डॉट है का व्यापक प्रयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। अब इसमें ध्यान देना है कि जो प्रश्न पूछा गया है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा, किस चीज का प्रयोग करते हैं। तो वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि जो बच्चा जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कब सीख रहा है, तो आप जानते हैं कि ये जब बच्चे स्वयं को निर्देशित करते हों, जब बच्चे स्वयं को बोलकर अपने कार्यों का मार्गदर्शन करें, जब बच्चे अपने निजी भाषण के द्वारा, ये सीधे मानते थे कि जब बच्चे क्या करते हैं, ये है इनका संज्ञानात्मक विकास की जो सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बहुत बार इसके प्रश्न जरूर आते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन तो कब होगा, जब बच्चा अपने निजी भाषण के, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उत्तर है निजी भाषण की। मानते हैं वाइगोत्स्की कि जो बच्चे निजी भाषण का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को और प्रभावी ढंग से सीखते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 28। जॉन पियाजे के अनुसार भाषा विकास डॉट से, अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ भी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और जब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं तो आपको मालूम है कि इसमें वह सिद्धांत का जो मुख्य एस्पेक्ट होगा, जो शब्द प्रयोग किया होगा, वही भरना है। तो कह रहे हैं कि भाषा विकास से तक होती है। अब कहाँ से कहाँ तक होती है, क्या वो निजी से व्यक्तिगत होती है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जॉन पियाजे की अगर हम बात करें, मनोवैज्ञानिक थे, ये भौतिक विकास के लिए भाषा को मुख्य मानते थे और ये कहते थे कि बच्चा सरल प्रत्ययों से सीखता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है कठिन प्रत्ययों की तरफ वो बढ़ता जाता है, और जब बच्चा पहले आत्म केंद्रित होता है फिर वो सामाजिक होने लगता है। तो इनकी अवधारणा में मुख्य चीज़ क्या थी, निजी से व्यक्तिगत की बात नहीं थी, निजी से सामाजिक नहीं थी, सामाजिक से आत्म केंद्रित नहीं थी, बल्कि भाषा विकास से आत्म केंद्रित होकर क्या करता है, सामाजिक तक होती है। तो जब बच्चा स्वयं में आगे बढ़ते बढ़ते सरल से कठिन की तरफ जा रहा है, पहले वो आत्म केंद्रित है फिर वो सामाजिक हो रहा है, ये इनके भाषा वैज्ञानिक ने, जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने यह दिया था कि जब हम बच्चों में जो सीखने की क्षमता है वह अपने, अब इन्होंने भी अपने बच्चों को ही आधार बनाया था, अपने बच्चों पे इन्होंने वो किया था, और मानसिक या जो संज्ञानात्मक है उसको दिया था सिद्धांत के नाम से, इसको हम जानते हैं। चलिए 2 प्रश्न जॉन पियाजे से ही आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 29वां प्रश्न है कि कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान न तो वह दूसरों के विचारों से सहमति प्रकट कर रही है और न ही वह दूसरों के नज़रिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। पियाजे के अनुसार यह जो रूप है, जो ये प्रश्न का उत्तर है, वह किस प्रकार के भाषण में शामिल है। वो जब बच्चा किसी की बात नहीं सुन रहा है, क्या कर रहा है, वो दूसरे के नज़रिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश ही नहीं कर रही है, तब ये कौन सा हो जाएगा, इसकी बात पूछी गई है। कि यहाँ पे एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं, शायद मैंने आपको
हो सकता है जब हम वाइगोत्स्की की बात कर रहे थे तो यहाँ पे मैंने सामाजिक जो संज्ञानात्मक विकास की बात की थी वो सामाजिक सहभागिता की बात है, तो उसको सही कर लीजिएगा। संज्ञानात्मक विकास हम जब बात करेंगे तो वो बात होगी आपके जेन पियाजे की, और जब सामाजिक की बात होगी तो वाइगोत्स्की की होगी, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगर मैंने इसको अगर इसकी मैंने बात की हो और कहा हो कि ये आपका आत्म केंद्रित न होके, जब मैंने यहाँ पे संज्ञानात्मक की बात की है, संज्ञानात्मक बात कौन करता है, जॉन पियाजे जी करते हैं। तो ये 22 वाले प्रश्नों में आप देख लीजिएगा, संज्ञानात्मक यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख के सही कर लीजिएगा। वहाँ पे सामाजिक विकास की बात थी, और जब हम जॉन पियाजे की बात करते हैं तो ये संज्ञानात्मक या मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को देते हैं, ठीक है। चलिए, हम प्रश्न पे चर्चा कर रहे थे 29वें की, कि कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी, अब यहाँ पे क्या है कि जो कक्षा 5 का विद्यार्थी है वो भाषण किस पे कर रहा है, किस भ्रष्टाचार के कारणों पर दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है, लेकिन वह दूसरों की विचारों से सहमति प्रकट कर रही है ना ही। अब देखिए यहाँ पे बच्चा क्या है, रिजिड है अपने व्यवहार को लेके, जो कह रहा है, जो वो दे रहा है वो सही है, इस बात पे वो अपनी सहमति दिखा रहा है कि जो उसके अनुसार है वही सही है। अब इसे क्या कहेंगे, क्या इसको सामाजिक भाषण कहेंगे? बिल्कुल नहीं। बच्चा अगर सामाजिक भाषण दे रहा होता तो लोगों के व्यू पे उसका असर होता, लेकिन वो बच्ची क्या है, न तो दूसरों की विचारों की सहमति दे रही है, न ही नजरिए से देखने की कोशिश कर रही है। तो ये व्यक्तिगत भाषण भी नहीं है या निजी भाषण भी नहीं है, ये क्या है, आत्म केंद्रिता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आत्म केंद्रिता, या इसी को आत्म केंद्रित भाषण बोलेंगे, क्योंकि बच्चा दूसरों की बात समझने में क्या है, असमर्थ है। वो आत्म केंद्रित भाषण का प्रयोग करेंगे और स्वयं को या दूसरों को संबोधित करने में भी उसका प्रयोग। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आत्म जो है वो क्या है, व्यक्तिगतवाद के विकास का प्रमुख पहलू है, क्योंकि बच्चा क्या है, छोटा है और वो आत्म केंद्रित है और उसके अनुसार ही अपने व्यक्तित्व को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। तो यहाँ पे आपका 29वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है आपका, ये भी एक बात किसने की थी, आप जानते हैं, आत्म केंद्रिता, यहाँ भी पियाजे के अनुसार ही है, यहाँ भी जिन पियाजे ने ही इस सिद्धांत को दिया था, तो यहाँ भी इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर जाएगा आत्म केंद्रित भाषण। और जिन पियाजे जी कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उसमें आत्म केंद्रिता 3 से 5 साल तक की बातें करते हैं कि उस समय तक होती है। फिर है 30वां प्रश्न कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों के व्याकरणिक, अब देखिए इनसे संबंधित 3-4 प्रश्न हो चुके हैं इसी प्रश्न पत्र में, और अगला जो प्रश्न है वो भी पूछा गया है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या जरूरी है भाषा शिक्षक के लिए। पहला विकल्प देखिए, समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें। पहला विकल्प हो सकता है सही हो, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि किसके अनुसार, यहाँ पे भी जॉन पियाजे की बात की गई है और ये मानते थे कि बच्चों में व्याकरणिक समझ को लाने के लिए भाषा शिक्षक क्या करता है, समृद्ध लिखित सामग्री की बात उन्होंने सीधे कही थी। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि कौन सा विकल्प सही है, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक व्याकरणिक अभ्यास, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि समृद्ध क्या हो, व्याकरणिक रूप से बच्चों को लिखित सामग्री दी जाए, समृद्ध लिखित सामग्री। पुस्तक से याद करने को कहे, बिल्कुल नहीं, और प्रदत्त कार्य देने न कहे, यहाँ पे यही है, समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें। जब बच्चे जो निर्दिष्ट ध्वनियां हैं, जो शब्दों के बारे में उनके नया सीखना होगा, बच्चे क्या होंगे, उनसे जुड़ेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे और सीखने के क्रम में आगे बढ़ेंगे। और क्या होगा, सूक्ति, मुहावरे या जो भी शब्द अलग अलग से होंगे, जब बच्चों को हम उसके उचित प्रयोग के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्योंकि आपके पास समृद्ध लिखित सामग्री है, तो बच्चा अपने भाषा शिक्षक जब इसको वो चीज़ें मौजूद कराएगा तो बच्चों में जो आपके उसकी जो क्षमता है सीखने की, वो क्या होगी, बहुत अच्छी से संरचनाओं की खोज में आगे बढ़ेगी। और वो कब कब होता है, चूँकि आप भाषा के शिक्षक हैं, कहानियाँ सुनाएंगे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ,
कविता, ये सब चीज़ें बच्चों के भाषा के विकास में कार्य करती हैं। तो उसका हम समृद्ध लिखित सामग्री बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे, जिससे बच्चे की समझने की, बच्चे के आगे बढ़ने की क्या हो, समझ व्याकरणिक बढ़ती रहे, शब्दों को समझे, सूक्तियों को समझे, व्याकरण को समझने लगे और कहानी या अन्य चीज़ों से उसको जोड़ के सीखना उसको आ जाए। ये हमारे प्रश्न थे शिक्षण शास्त्र से। आपने देखा कि इसमें ज़्यादातर करेक्शन के सिद्धांत से प्रश्न था, जॉन पियाजे के सिद्धांत से 3 प्रश्न थे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत से 1 प्रश्न था। इसका मतलब हम इस प्रश्न पत्र को हल करने में अगर सिद्धांतकारों जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांतों को याद रखते हैं तो हमारे प्रश्न के अधिकतम प्रश्न के, या मैं कहूँ कि 30 में 30 प्रश्न के सही होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और आपका उद्देश्य यही है कि शिक्षक बनना है तो आपको उन मूल जो बेसिक आपका पूरा सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसकी तैयारी महत्वपूर्ण हो जाती है। और उसमें से सिद्धांतकारों के सिद्धांतों को याद रखिए और कैसे उपागम हो रहा है, उसके विधियां कौन कौन सी हैं, या बच्चों में कौन कौन से विकार हो सकते हैं। हर बार मैं इस बात को कहती हूँ कि ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आपके चिन्हित होकर आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो पढ़ते रहिए और साथ ही साथ हमारे गैलेक्सी टीचर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और जो कुछ सुझाव हो उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जाके दे सकते हैं। तो पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे पेपर के साथ, जिससे हम समझेंगे कि अगस्त में होने वाले आपकी परीक्षा कैसे बेहतर से बेहतरीन हो जाए और आप शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सकें। मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक नमस्कार, आभार, खुश रहें आप, पढ़ते रहें।